ये हमारी बेटी किरण नहीं है। नहीं, ये मेरी किरण हमारी बेटी नहीं है। किरण के फोटोग्राफ्स को हमने सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिए और ये रहे उसके कॉल रिकॉर्ड्स। आपको किरण के बारे में कुछ खबर मिली? उसके फोन रिकॉर्ड्स? किरण को जब आखिरी कॉल आया वो सेंटा क्रूज में कॉल परेल से, वहाँ से वो परेल गई, फिर कल्याण, और उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन है इगतपुरी। कल्याण इगतपुरी? हाँ, इगतपुरी। मिस्टर शर्मा, मिसिस शर्मा, वो कौन से दोस्त से मिलने गई? माँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। उसके साथ कल्याण जाऊंगी और फिर रात को उसी के घर रुक जाऊंगी। कल सुबह लौटूंगी। हाँ, लेकिन बेटा कौन से दोस्त से मिलने जा रही हो? है एक माँ, चलती हूँ। उसने कोई दोस्त का नाम तो नहीं बताया, और अगर इगतपुरी जाने वाली होती ना तो हमें जरूर बताती। उसका 2 साल का छोटा बेटा राज भी घर पे ही था। वो ऐसे बिना बताए हमें कहीं भी नहीं जाएगी। कल्याण में उसके पति का घर है। अशोक ने कहा कि वो वहाँ आई नहीं। उसके कॉल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वो कल्याण में थी। अब वो अशोक के घर थी या कहीं और थी, ये तो हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। 3 दिन हो गए सर, किरण गायब। अगर उसे कोई ज़बरदस्ती ले गया है तो उसे ढूंढना शायद आसान होगा, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से गई है तो तैयार रहिए, वक्त लग सकता है। पहली बात तो ये कि ये अशोक फोन क्यों नहीं रखता? लेकिन किरण ने मुझे साफ साफ कहा था कि वो कल्याण जाने वाली है। पर अशोक तो कह रहा था कि वो वहां नहीं आई, और पुलिस कह रही थी कि कल्याण में उसका कोई दूसरा दोस्त भी हो सकता है। मैं इस अशोक से फिर मिलूंगा, ये हमसे कुछ छुपा रहा है। नमस्ते अंकल। मुकेश है घर पे? मुझे नहीं पता अशोक कहाँ है। दरअसल जेल से छूटने के बाद हम दोनों ज्यादा टच में नहीं है। मुकेश, 3 दिन पहले किरण ये कहकर निकली थी कि वो कल्याण जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो अशोक से मिलने गई होगी। पर अशोक का कहना है कि वो वहां आई नहीं। मैं क्या जानूं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो यहाँ आ रही है। तो फिर कहाँ गई वो? ऐसे कहाँ गायब हो सकती है? सॉरी अंकल, किरण ने मुझे कई दिनों से कांटेक्ट ही नहीं किया। बादल, तुम्हारे कोई ऑफिस में है जिसका घर कल्याण में हो? नहीं अंकल, मुझे तो नहीं मालूम। वैसे किरण की दोस्ती मेरे और शर्मिला के साथ ही है। फिर वो गई कहाँ? अंकल, कुछ भी खबर मिले सबसे पहले मैं आपको कॉल करता हूँ। कल्याण में तो खैर अशोक रहता है, कहीं उसी से मिलने का प्लान था और घर पे बोल दिया हो बस दोस्त। मुझे तो ये अशोक पहले से गलत लगता है। क्रिमिनल बैकग्राउंड इतनी आसानी से थोड़ी जाती है। खैर वो तो है, पर वो सांता क्रूज क्यों गई होगी? किससे मिलने? कौन दोस्त है वहां उसका? आज तक मुझे तो कभी कोई ऐसे दोस्त के बारे में नहीं बताया। अब होगा ना कोई शर्मिला। अब सबके बारे में हमें सब कुछ तो पता नहीं चल सकता ना। कई दिन गुजर गए लेकिन किरण की कोई खबर नहीं आ रही थी, ना तो पुलिस से और ना ही दोस्तों से। देखते देखते 1 महीना निकल गया। किरण के माँ बाप कविता और मनोहर शर्मा के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था, और किरण का पति अशोक किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था। और फिर अचानक एक दिन किरण के पिता मनोहर को एक फोन आया, और सामने वाला किरण के बारे में पूछ रहा था। हेलो, मनोहर शर्मा? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? तुम्हारी बेटी किरण गोयल मिसिंग है। हाँ, पर आप कौन बोल रहे हैं भाई? मैं पीएसआई कुणाल सावंत, क्राइम ब्रांच से। अच्छा, आपको किरण के बारे में कोई खबर मिली क्या? जी नहीं, लेकिन उसका पति अशोक हमारी कस्टडी में है। क्या? जहां तक मुझे याद है तुम्हारी एक पत्नी थी किरण, वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी ना? अब तक तो बच्चा 2 साल का हो गया होगा। क्या नाम रखा है? राज। और तुम्हारी पत्नी वो कहाँ है? 1 महीने से तुम्हें अंदर करके रखा है, ना तुमसे मिलने आती है ना पूछताछ कर रही है। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया होगा तो मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा। मैडम वो गुमशुदा है। उसके बाबा आए थे मेरे पास ये बताने के लिए क्यों गायब हो गई है। मैं इसे ढूंढने निकलने वाला था कि आप लोगों ने धर लिया।
तुम्हारी बीवी किरण वो मिसिंग है? जी मैडम, वो मिसिंग है। 1 महीने से मिसिंग है? जी मैडम, किरण के पिता ने 1 महीने पहले एमडी चौक पुलिस स्टेशन मर्ड में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। सावंत, एक काम करो, किरण के पेरेंट्स को बुलाओ और इस केस के पेपर्स एमडी चौक पुलिस से मंगा लो। जी मैडम। मनोहर जी, कविता जी, हमने 1 महीने पहले अशोक को गिरफ्तार किया था। जी, अब क्या किया उसने? आप तो जानते ही हैं, पिछली बार जब हमने उसे गिरफ्तार किया था उसने बंदूकें खरीदी थी। जी हाँ। अब वो फिर से बंदूक के साथ पाया गया है। इस बार क्या प्लान था तुम्हारा अशोक? तरस आता है तुम्हारी बीवी पर, जिसने 3 साल पहले तुम्हारा ढोंग का पर्दा फाश होने के बावजूद भी तुम्हें एक और मौका दिया। तुमने सुधरने की कोशिश की होगी, लेकिन ये सुधरे हो तुम? अशोक फिर से किसी ज्वेलरी की दुकान को लूटने का प्लान बना रहा था, लेकिन इस बार उसका पार्टनर मुकेश शामिल नहीं था। आपको किरण के बारे में क्या मालूम पड़ा मैडम? जब 1 महीना पहले हम उसे गिरफ्तार करने गए तब वहां उसकी पत्नी किरण यानी कि आपकी बेटी नहीं थी। फिर 1 महीने तक अशोक से मिलने वो लॉकअप नहीं है, ना ही उसने फोन किया। तो मुझे लगा कि किरण ने अशोक को छोड़ दिया होगा। फिर मैंने अशोक से पूछा, तब उसने मुझे बताया कि किरण मिसिंग है। मैडम, किरण ये कहकर गई थी कि कल्याण में किसी दोस्त की यहाँ रात को रुकने वाली है। लेकिन कल्याण में तो अशोक का घर है। उसी घर से निकली थी किरण अपने राज को लेकर। जेल में थे ना अशोक, तभी लग गया था मुझे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। पर मुझे लगा एक मौका तो देना चाहिए तुम्हें, शायद तुम सुधर जाओ। पर नहीं, मैं गलत थी, पूरी दुनिया सही थी। नहीं किरण, मुझसे गलती हो गई किरण, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था किरण, लेकिन मैं बदल गया हूं, पर तुम ये देख नहीं पा रही हो। बदल तो तुम गए हो, मुझे दिख भी रहा है, पर जो दिखता है क्या कभी वो सच होता है अशोक? शादी के पहले तुम और कुछ लगते थे, शादी के बाद निकले कुछ और। तुम्हारी असलियत क्या है शायद तुम भी नहीं जानते अशोक, और मैं तो तुम्हारे झूठों तक को नहीं जानती। पर उन झूठों के बावजूद हम दोनों के बीच कभी सच्चा प्यार था अशोक। अब हमारे बीच कुछ नहीं है। नहीं किरण, है, पर सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच नहीं है, वो तुम्हारे और मेरे बीच आ रहा है, कोई और, कोई तीसरा, जिसे देख देख कर तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता, उसके टक्कर का नहीं लगता, इसीलिए तुम मुझे बार बार दलील करती हो ना। कौन है वो? बस अशोक, सब हद पार कर दिया अब तुमने। अब हम साथ नहीं रहेंगे। मतलब तुम उसके साथ रहोगी? कब से चल रहा है मेरे पीठ पीछे ये सब? शर्म करो अशोक, थोड़ी तो शर्म करो। शर्म मुझे आनी चाहिए कि मैंने तुम जैसे आदमी को सुधरने का मौका दिया। आज से मेरे और राज की जिंदगी में कभी दखल मत देना तुम, समझे? तो पापा, मुझे नहीं लगता कि अशोक और मेरे बीच अब कुछ है या आगे कुछ हो सकता है। बेटा, अगर ऐसा लिखित है तो फिर ऐसा ही होने दो। शायद मैं गलत था जब मैंने तुमसे कहा था कि उसे एक मौका और दे दो। आगे की सोचो बेटा, राज के इस बारे में सोचो, तुम्हारे खुद के बारे में सोचो बेटा। बुरे सपनों को याद करने से किसका भला हुआ है? तब से किरण और राज हमारे ही साथ रहने लगे। और अशोक? किरण अशोक से मिलने जाती थी कभी कभार, पर उसके साथ रहने के लिए कभी नहीं गई। और फिर 1 महीना पहले वो गायब हो गई। पहले वो सांता क्रूज में किसी से मिली, फिर परेल से उसे फोन आया, वो परेल गई, वहां से कल्याण में रात भर रही और फिर सुबह सुबह इगतपुरी के लिए रवाना हो गई। उसका लास्ट लोकेशन इगतपुरी था। मैडम, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी दूर वो इगतपुरी पहुंची कैसे? उसके फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसका लास्ट लोकेशन इगतपुरी था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किरण भी इगतपुरी गई थी। तो उसका फोन लेकर कोई इगतपुरी जाएगा ही क्यों? पहले आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि किरण कल्याण में अपने पति के घर रही होगी रात भर? पति है उसका, दोनोदोनों बीच बीच में एक दूसरे से मिलते थे। और सांता क्रूज में जिस दोस्त से वो मिली थी वो कौन है? उसके बारे में तो उसने हमें कभी नहीं बताया। जहां तक मुझे याद है और हमारी इन्वेस्टिगेशन बताती है कि किरण के बहुत ही कम दोस्त थे, सिर्फ ऑफिस में। हाँ,
बादल और शर्मिला। एमडी चौक पुलिस स्टेशन मर्ड की टीम ने बादल और शर्मिला दोनों से बात की थी मैम। उन्हें कुछ नहीं पता कि किरण किससे मिली थी। उन्हें यह भी नहीं पता कि वो गायब क्यों हो गई। काश क्यों मेरे पास लौट आई होती। मैं तो हमेशा वही चाहता था। घर छोड़कर वो गई थी, लेकिन मैं मानता हूं कि खोट मुझ में ही थी। उसे ढूंढिए मैडम। मैं अब भी बहुत प्यार करता हूं किरण से। तो तुम कह रहे हो कि वो उस दिन तुमसे मिलने नहीं आई थी? नहीं मैडम। लेकिन वो तो सारी रात कल्याण में थी। पर मेरे यहाँ नहीं थी। तुम्हें शक है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है? किसी के साथ नहीं, उसके ऑफिस में वो जो बादल है ना, उसके साथ। जी ठीक है। बादल, जिस वक्त किरण सांता क्रूज में थी उसी वक्त तुम भी सांता क्रूज में थे। एमडी चौक पुलिस स्टेशन मड के ऑफिसर्स को तुमने झूठ बोल के गुमराह किया, लेकिन मेरे पास तुम पर भरोसा करने की कोई खास वजह नहीं है। जिस दोस्त से वो मिलने सांता क्रूज जा रही थी वो तुम ही थी ना? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ बादल, मैं करूँ तो क्या करूँ? काश मैं तुम्हें कुछ और कह पाता, लेकिन जो सही है मैं वही कहूँगा। अब तक गलत कदम उठाते ही, अब सही रास्ता चुनो, और सही रास्ते पे गलत लोगों के साथ चला नहीं जा सकता। हाँ मैम, मैं वो दोस्त था जिसे किरण सांता क्रूज में मिली थी। वो मुझसे ऑफिस के बाहर बात करना चाहती थी। क्या बात करना चाहती थी? अशोक उसे बार बार मिलने के लिए परेशान कर रहा था। फिर वो डबल माइंड हो जाती। कभी उसे लगता अभी भी प्यार है, फिर लगता नहीं वो गलत इंसान है। कभी लगता डिवोर्स ले लेनी चाहिए। किसे लगता डिवोर्स ले लेना चाहिए? तुम्हें, जो वो चाहती नहीं थी। मैम, मैं बस उसे प्रैक्टिकल होने को कह रहा था। देख किरण, तू अभी यंग है, पूरी लाइफ पड़ी है तेरे से, तू फिर से शुरू कर सकती। छोड़ देना उसे यार, लीव हिम। तुझे ऐसे ही डिवोर्स मिल जाएगा। किरण, अब तक दिल की सुनती आई है तो आज ये हालत है। अब दिमाग से सोच। जो वार्निंग की घंटियां मिल रही है ना, उन्हें सुन। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है। किसी भी अच्छे दोस्त की तरह मैं उसकी गलतियां पॉइंट आउट कर रहा था। उसे बता रहा था कि फिर से इमोशन में आकर किसी ढोंग का शिकार मत बनो। और वो नहीं मानी, और उसका नाम मानना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुम चाहते थे कि वो अशोक को छोड़कर तुम्हारा हाथ पकड़े। ये क्या कह रही हो आप मैम? मैम, मैं किरण और शर्मिला काफी टाइम से एक साथ काम करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। हम दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, और सिर्फ दोस्त। मेरी मंगनी हो चुकी है, अगले महीने मेरी शादी है। मेरे और किरण के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमसे मिलने के बाद वो कहाँ गई थी? मुझे नहीं पता मैडम। हमारी बात होने के एंड में उसे एक कॉल आया, उसके बाद वो चली गई। मैडम, मैंने पता कर लिया है, इस बादल की सगाई हो चुकी है और अगले महीने शादी भी है। इसका मतलब ये बादल वाला एंगल हम रूल आउट कर सकते हैं कि जलन या गुस्से में उसने किरण को कुछ कर दिया। जी हाँ मैडम, ये तीनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। किरण, शर्मिला और बादल। किरण 1 महीने से मिसिंग है। 1 महीना लंबा अरसा होता है साहब। और ये इगतपुरी वाला एंगल मैडम, एक तो किरण रात भर कल्याण में कहाँ थी, और फिर दूसरे दिन इगतपुरी। उसे परेल से कॉल आया था ना, किसका था? पीसीओ से था, ट्रैक नहीं हो पाया। एमडी चौक पुलिस स्टेशन मड ने इगतपुरी पुलिस को वो एरिया स्कैन करने के लिए कहा है। इगतपुरी पुलिस वो एरिया स्कैन कर रही है। और इस अशोक का कहना है कि किरण उसके घर कल्याण कभी गई ही नहीं। झूठ बोल रहा होगा मैडम, सेलफोन नहीं है, सेलफोन रखता ही नहीं है। हिस्ट्री शीटर जो सेलफोन नहीं रखता मतलब गड़बड़ है। वो सेलफोन नहीं रखता क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि बिना सेलफोन के हमारे लिए उसे ट्रेस करना कितना मुश्किल होगा। अशोक ने झूठ की नींव पर किरण के साथ अपना रिश्ता खड़ा किया था, और उसका टूटना तय था। अब पुलिस को शक हो रहा था कि अशोक फिर से झूठ बोल रहा था कि वो किरण से उस दिन मिला ही नहीं जिस दिन की वो गायब हुई थी। लेकिन अशोक का अतीत और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दोनों एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अशोक किरण से उस दिन जरूर मिला होगा, और वो जानता है कि किरण इस वक्त कहां है। तुम जानते हो अशोक, मेरा प्लान क्या है? मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगी, फिर तुम सच बोलोगे। लेकिन मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। क्या हुआ मैडम, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं?
उस दिन तुम किरण से मिले थे। तुमने ही उसे परेल से फोन किया था, पीसीओ से। फिर वो परेल में तुमसे मिली। तुम दोनों साथ कल्याण गए अपने घर और रात भी एक साथ गुजारी। तुमने उसे यकीन दिला दिया कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। एक बार फिर उसके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। फिर शिरडी का बहाना बनाकर उसे इगतपुरी ले गए। वो तुम्हारी चाल को फिर से प्यार समझ बैठी, लेकिन तुमने उसे भनक तक नहीं पड़ने दी कि तुम्हारा असली इरादा क्या है। ये सच नहीं है मैडम। तुम फोन नहीं रखते क्योंकि तुम्हें लगता है कि फोन रखने से तुम पकड़े जाओगे। बिना फोन के भी तुम कई बार पकड़े जा चुके हो और इस बार भी तुम्हारा जुर्म पकड़ा गया है। जी नहीं मैडम, मैं उस दिन उससे मिला तक नहीं। मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। मर्डर? मर्डर की बात किसने की? लेकिन अब मैं बताती हूँ। मर्डर हुआ है किरण का, जो तुमने किया। बताऊं कैसे? तुम उसे अपने साथ इगतपुरी ले गए और घाट से नीचे फेंक दिया। तुमने किरण को नींद में मारा। कत्ल को 1 महीने के ऊपर हो गया है। हमें इगतपुरी के जंगल से कंकाल मिला है, घाट के नीचे, जहां तुमने उसे फेंक दिया था। ये चिथड़े हैं किरण के कपड़ों के। कंकाल डीएनए टेस्टिंग के लिए गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो किरण का ही निकलेगा, क्योंकि जो आदमी हमें वहां ले गया था वो जानता था कि किरण को कहां मारा गया है। तुम लोगों ने उसे कहां फेंका था, तुम लोगों का प्लान क्या था, हमें सब कुछ पता चल चुका है मिस्टर अशोक गोयल। अशोक के पास सेलफोन नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो किरण को अपने साथ इगतपुरी ले गया हो और वहां उसने उसके साथ कुछ कर दिया हो? सावंत एक आदमी है जो हमें बता सकता है कि अशोक गुनहगार है या नहीं। मुकेश आठवले घर पे हैं? जी। क्या हुआ साहब? ये कोई इत्तेफाक नहीं है मुकेश। किरण के फोन की आखिरी लोकेशन और तेरे फोन की लोकेशन दोनों एक ही दिन एक ही समय इगतपुरी है। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, कसम से मेरे को कुछ मालूम नहीं साहब। तुझे सब पता है मुकेश। देख, सीधी सादी पिटाई नहीं होगी। जिन टांगों से तू इगतपुरी के घाट चढ़ा था ना, वो टांगे ही नहीं रहेंगी। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर और जल्दी बता कि तूने और अशोक ने किरण के साथ क्या किया था। बोल। 10 सेकंड के अंदर तुम्हारा पार्टनर, जिगरी दोस्त, भाई मुकेश तोते की तरह गाने लगा। प्यार करता था मैं उससे, बहुत प्यार करता था। तुम्हारा प्यार ही एक ढोंग था अशोक, तो आगे जो भी होना था वो ढोंग ही होना था। दिमाग खराब कर दिया था उसने मेरा, मायूस कर दिया था उसने मुझे। वो वापस आना ही नहीं चाहती, तलाक मांग रही है। तूने उसके लिए इतना कुछ किया, लाइन छोड़ा, और अभी भी उसने तुझे माफ नहीं किया? अरे नहीं रे भाई, उसने तो मुझे माफ कर दिया था, सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन वो में आ गया ना। वो उसके ऑफिस का दोस्त, क्या नाम है उसका? बादल। हाँ। साला चाबी मारता रहता है उसको, कान भरता है किरण के हमेशा। इस बादल को रास्ते से हटाना है, सबक सिखाना है इस साले को। मेरी जिंदगी में हाथ डालेगा, मेरी बीवी को पटाएगा, साले को काट डालना है। तू बादल को काटेगा तो किरण तेरे से हमेशा के लिए कट जाएगी। वो कैसे? क्योंकि वो जानती है कि तू उस पर शक करता है। तूने उसे बार बार बोला होगा कि उसका और बादल का अफेयर चल रहा है। वो जान जाएगी कि कांड तूने ही किया है और फिर तेरा पत्ता कट। अरे तो क्या हाथ पे हाथ धर के भजन करूं? जाने दो अपनी बीवी को दूसरे आदमी के पास। देख भाई, एक बादल जाएगा तो किरण दूसरे बादल पर चमकेगी। खोट तेरे ही घर के अंदर है। घर वो छोड़ रही है, बच्चे को अलग वो कर रही है, दिल वो तोड़ रही है, उसे घर आना ही नहीं है। मैं उसे घर से जाने ही नहीं दूंगा। घर तेरा रहा है भाई, वो लौटेगी मकान में और तुम दोनों रहोगे 4 दीवारियों के अंदर।
और वो घर नहीं होता। साला सोच सोच कर दर्द होता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसे दर्द का सिर्फ एक ही इलाज है, या तो खुद मर जा नहीं तो उसे मार दे। ऐसा दर्द और किसी तरीके से नहीं जाता। लिख के ले मेरे से। इस जिंदगी में तो मैं उसे तलाक दूंगा ही नहीं। तलाक चाहिए ना उसे, तो इस जिंदगी से तलाक लेना होगा उसे। जी मैडम, मैंने ही परेल से उसे फ़ोन किया था। हेलो। और हाँ, उस रात वो मेरे ही साथ थी, हमारे घर पर, जिसे वो तोड़ना चाहती थी। लौट आओ ना। देखो, हमारे बीच अभी प्यार है। नहीं है। याद करो उन दिनों को, जब हम मिलते थे, जब तुम बस मुझे याद करती थी और मैं हाजिर हो जाता था। याद करो किरण, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो ये जिंदगी मुझे छोड़कर चली जाएगी किरण। मैं मरना नहीं चाहता किरण, मुझे जीना है किरण। मैं मरना नहीं चाहता किरण, मुझे जीना है। और मेरे लिए जीने का मतलब तुम्हारे साथ जीना है। तुम्हारे बिना रोज मर रहा हूं मैं। मुझे बचा लो किरण, लौट आओ। मैं समझ गया था कि वो जज्बाती हो गई थी। उस रात मैंने फिर ढोंग किया, फिर से उसे मना लिया कि हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। मेरा ढोंग काम कर गया। वो मेरे साथ शिरडी आने को राजी हुई। उसे मना लिया कि दर्शन करके हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वो मेरे साथ आ तो रही थी, लेकिन उसका चेहरा, उसका बदन, उसकी सांसें और उसकी नजरें सब एक ही चीज कह रही थी कि वो दरअसल मेरे साथ आ ही नहीं रही है। वो तो बस चल रही है। सही मायने में ये मेरे साथ कभी नहीं आएगी। मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने किया। एक ऐसी औरत को मार डाला जो तुम्हारे बच्चे की मां थी, जिसने तुम्हें एक नहीं कई मौके दिए थे सुधरने के लिए। जिस औरत ने तुमसे सच्चा प्यार किया, उसी औरत का कत्ल किया है तुमने। जब इतने दिनों से हमारी किरण मिली नहीं ना, तो दिल बैठ गया था मेरा। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कविता कि हमारी किरण अशोक से मिली क्यों। जब पहली बार किरण को अशोक की असलियत का पता चला था, तभी उसे डिवोर्स दे देना चाहिए था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका क्रिमिनल पति उसी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार होगा। डीएनए रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स ने पुष्टि की कि वो कंकाल किरण का ही था। आर्म्स एक्ट के तहत सजा काटकर जब अशोक रिहा हुआ, तब उसने जुर्म छोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने दोस्त मुकेश के साथ मिलकर उसने किरण की पीठ पीछे कुछ और चोरियां की।
और उसके बाद उसका सबसे बड़ा जुर्म था अपनी पत्नी किरण का मर्डर। अशोक गोयल और मुकेश आठवले को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन पर धारा 34 भी लागू की गई है। किरण के माता पिता किरण के बेटे राज को बड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा चिंता सताती रहती है कि इस बुढ़ापे में वो राज के लिए कितना कर पाएंगे। राज अपने माँ बाप की दुखद कहानी जानने के लिए अभी बहुत ही छोटा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कैसे रिएक्ट करेगा जब वो ये जानेगा कि उसका बाप एक क्रिमिनल है और उसी ने उसकी माँ की हत्या की थी। प्यार एक बहुत ही घना बादल है जो प्रेमियों को एक ऐसी धुंध में लपेट देता है कि सच्चाई दूर दूर तक नजर ही नहीं आती। लेकिन जब ये प्यार का जज्बात एक रिश्ते का रूप लेता है, एक शादी में तब्दील होता है, तब असलियत से आंख मिलाकर कठिन सवाल पूछने चाहिए प्रेमियों को एक दूसरे से, और उससे भी ज्यादा अपने आप से, कि क्या ये रिश्ता वाकई हमारे लिए ठीक है? क्या ये रिश्ता हमें बेहतर इंसान बनाएगा? अक्सर अतीत के छुपाए गए कुछ अंश वर्तमान पर बुरी तरह से हावी होते हैं, और ढोंग की नींव पर खड़ा ताजमहल प्यार की इमारत कभी नहीं बन सकता। अब हम चलते हैं हमारे आज के दूसरे केस की ओर, जहां प्यार के जुनूनी जज्बे ने एक और लड़की की जिंदगी पर कहर बरसाया। मीनल गावड़े, जिंदगी में कुछ कर दिखाने की चाह रखने वाली एक होनहार लड़की। उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जो उसकी ना को, उसके इनकार को स्वीकार ही नहीं कर पाया। काश तुम जानती कितना चाहता हूं मैं तुम्हें। काश तुम ये जानती तो समझ जाती, तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश कोई और नहीं रख सकता। मीनल, मीनल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस एक बार हाँ कह दो। अबे हट रे, तेरी भाभी के आने का टाइम हो गया है। और देख, आ गई मेरी जाने मन। एक नंबर पीस है। अरे क्या रे मिनल, आज तो एक नंबर बोले तो SEXY। आओ का मतलब है सेक्सी लग रही हो। तो चुप कर रे। क्या रे मिनल, अरे एक बार अपन को ठीक से देख तो सही। अरे अपन से अच्छा लड़का तेरे को पूरा मोहल्ले में दूसरा नहीं मिलेगा, गारंटी अपन की। ए मिनल, मिनल बेटा, अब देखना पलटेगी। पलट पलट। क्या करूं? कैसे बताऊं ये बात दादा को? दादा को बताऊंगी तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, वो झगड़ा करेंगे उनसे। मीनल, काय झालं? टेंशन में लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है दादा। कुछ है तो हमें बताना, हम हैं तेरे साथ। कहा ना राज, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी दिनों से देख रहा हूँ, तू परेशान दिख रही है। मीनल तो घबरा मत, बोल क्या बात, बोल। दादा वो रोहन, प्लीज तुम उनके साथ झगड़ा मत करना। मीनल, वो लोग तुम्हें इतने दिन से परेशान कर रहे हैं, तुम्हें तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। इन लोगों को तो आज मैं ठीक करता हूँ। लगता है बॉडीगार्ड लेके आई है सर। अरे हम क्या मर गए थे? हमें ही रख लेती, अच्छे से बॉडी को गार्ड करते इसलिए। साले छोड़, छोड़ इसको। साले छोड़, छोड़ इसको। छोड़, छोड़ साले, छोड़, छोड़ इसको। इस साले की तो मैं छोड़। अबे मीनल को छोड़ेगा? हाँ, मीनल को छोड़ेगा? बीच में क्यों आ रहा रोहन? तेरी बहन लगती क्या हो? बस साला तू कौन होता पूछने वाला? हाँ, साला नहीं जीजा जी बोल। साला तो तू मेरा बनेगा। साले
वे तेरी छोड़ो सालो। याद रखना, आगे से कभी मीनल को छेड़ा ना तो इस मोहल्ले में महाभारत कर दूंगा मैं, समझा? मैं डर गया यार मैं तेरी धमकी से। अबे जाना, तेरे को क्या लगता है कि तेरी हुलपट्टी सड़क के मैं वनवास भाग जाएगा? हैं? भागले भगोड़े, तेरे लिए यही अच्छा है, समझा? अबे छोड़ो, वरना मुझसे भी पिटेगा और पुलिस से भी, और तेरा वनवास ना फिर पुलिस स्टेशन में शुरू होगा, समझा? और तुम भी सुन लो चमचो, अगर सुधरे नहीं ना तो तुम दोनों को भी बिना टिकट जेल यात्रा करवाऊंगा मैं। चल बे चल, बे निकल साला। रोहन, ये क्या किया तुमने? तुम्हें लगता है ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से ये लोग समझ जाएंगे? अगर नहीं सुधरेंगे ना तो फिर से मारूंगा इनको। ना ये सुधरने वालों में से है ना समझने वालों में से। दादा ने इन्हें समझाने की कोशिश की थी, पर इन्होंने दादा से बदतमीजी की और आज तुम झगड़ पड़े। तो क्या करूं? अगर ये लोग तुमसे बदतमीजी करेंगे तो जान से मार दूंगा मैं इनको, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। इसी का तो डर है मुझे, इसीलिए मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताना चाहती थी। मैं और दादा यहाँ काम करने के लिए आए हैं, हमारा करियर बनाने के लिए। इन सब फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना है हमें, समझ रहे हो तुम? रोहन, अब तुम जाओ, बस आती होगी, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, पर अब आए हो तो बस आने तक तो रुक जाता हूँ, आखिर बॉडीगार्ड हो तुम्हारा। तीन साल पहले मीनल का बड़ा भाई ऋषभ कोल्हापुर से मुंबई आया था काम की तलाश में, ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। 6 महीने पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मीनल भी अपने भाई ऋषभ के पास मुंबई आना चाहती थी, ताकि वो अपने घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अपने भाई का हाथ बटा सके और अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन मीनल की ये इच्छा पूरी होने में एक अड़चन थी। देख मीनल, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ऋषभ लड़का है, फिर भी मैं उसे मुंबई भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सविता, मैं भी राजी नहीं हूँ मीनल को अकेला भेजने के लिए, लेकिन सोचता हूँ ऋषभ है ना अपना वहाँ इसका ख्याल रखने के लिए। क्यों मीनल? हाँ, और फिर आपको टेंशन लगी रहती है ना कि दादा ठीक से खाना खाते होंगे कि नहीं, कपड़े धोते होंगे कि नहीं। मेरे जाने से वो टेंशन भी दूर हो जाएगी का बाबा? हाँ ना, मतलब देख, ऋषभ मीनल का ख्याल रखेगा और मीनल ऋषभ का ख्याल रखेगी। मक्त झाले की नहीं? तुम दोनों बाप बेटी अपनी ये नाटक मंडली बंद करो। अरे आई, मान जाओ ना बाबा। सविता, जाने दो ना उसे। अरे अपने दोनों बच्चे समझदार है और जिम्मेदार है, अपने को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आई, जाओ देना, वरना मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। जा लगे? ठीक है। थैंक यू आई। हेलो, डीएन मेमोरियल हॉस्पिटल। जी, डॉक्टर मिश्रा 3 से 7 के बीच में मिलेंगे। सर, आप लास्ट विजिट की रिपोर्ट्स ले आइएगा। जी। वो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस स्टॉप पे जो तुम्हारे साथ था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो? देखो मिस्टर ध्रुव सिंह, तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? देखो प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। मीनल, मैं कोई लफंगा नहीं हूँ जो तुम्हारा पीछा करता हूँ। आई एम सीरियस अबाउट यू। प्यार करता हूँ तुमसे और मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। पर क्यों? ओए मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मीनल ने साफ साफ मना कर दिया है ना, समझ में नहीं आती सीधी बात। ये मीनल मेरी बात नहीं समझती। मीनल, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। यार मैं कोई मवाली नहीं हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, पापा का ज्वेलरी का बिजनेस है, एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता हूँ। देखो मिस्टर इंजीनियर,
अगर तुम इतने ही समझदार हो तो एक सिंपल सी बात क्यों नहीं समझते? तुमने अपनी फीलिंग्स बता दी और मैंने अपनी। जब एक लड़की मना कर देती है तो तुम लोगों के लिए एक्सेप्ट करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? देखो मिस्टर, अगर तुम अभी के भी नहीं गए ना यहाँ से तो मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। तो संभल के रहना ऐसे रोड साइड रोमियो से। किस किस से संभल के रहो यार? एक ये है जो रोज आ जाता है बस स्टॉप पर प्रपोज करने, और वो मोहल्ले के लड़के रोज परेशान करते हैं। मैं मुंबई में काम करने आई हूँ यार, कुछ बनना है मुझे, लेकिन इन लोगों को सीधी बात समझ ही नहीं आती। कोई जबरदस्ती है क्या? मेरी फीलिंग्स मायने रखती है कि नहीं? सबको अपनी फीलिंग्स की पड़ी है। तो ऋषभ को क्यों नहीं बताती है? वो और उसके दोस्त कुछ करेंगे ना। देख लिया बोल के, वो लोग लड़ाई पर उतर आते हैं। तू ही बता, कुछ फायदा है ऐसे लोगों से लड़ाई कर कर? फिर भी मेरी मान ऋषभ को बता दें। आज ही लड़का अस्पताल आया है, कल को कुछ भी कर सकता है। ये ध्रुव है कौन? ज्यादा कुछ पता नहीं है, कोई अमीरजादा। उसके फादर का ज्वेलर का बिजनेस है। मीनल तू फिक्र मत कर, मैं आता हूँ कल तेरे साथ। अरे नहीं दादा, रहने दीजिए। वैसे भी रोहन एक बार मेरे लिए मोहल्ले में झगड़ा कर चुका है। इस लड़ाई झगड़े से मेरा ही टेंशन बढ़ता है। अरे लेकिन मीनल। दादा रहने दीजिए। मैंने और सोनाली ने उसे हॉस्पिटल में बहुत डांटा, शायद वो दोबारा आएगा भी नहीं। और दादा, खाने के टाइम पे ये सब बातें मत करना, वरना वो रोहन फिर से तैयार हो जाएगा झगड़ा करने। एक तरफ मीनल की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं और वहीं उसके साथ एक और घटना घटी। कुछ हुआ था जिसके बारे में मीनल के अलावा और किसी को कुछ पता नहीं था। मीनल उस शाम काफी गुमसुम सी थी। उसकी खामोशी में, उसके बर्ताव में उसकी उदासी साफ झलक रही थी। यस डॉक्टर, जैसा आपने कहा था, मैंने आपकी सारी अपॉइंटमेंट्स थर्सडे को शिफ्ट कर दी है। ठीक तो है ना? हाँ हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। हाँ, काम भी अच्छा चल रहा है। तो बेटा तेरी आवाज़ इतनी थकी हुई क्यों आ रही है? और कोई टेंशन है क्या? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, बस नींद आ रही है। एक मिनट, आई से बात। मीनल बेटा, तुम और ऋषभ कुछ दिनों के लिए कोल्हापुर क्यों नहीं आ जाते? नहीं गाई, बहुत काम है यहाँ पे। मैंने कहा ना, टेंशन की कोई बात नहीं है। जब भी तू कहती है कि टेंशन की कोई बात नहीं, मतलब कि तू हमें बताना नहीं चाहती कि तुझे किस बात की टेंशन है? तू बेकार की चिंता कर रही है। अच्छा चल, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। तू भी सो जा, ठीक है? कल फोन करती हूँ। बाय। मेरा जी घबरा रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मीनल, तू ठीक तो है ना? हाँ दादा, बस सोने जा रही हूँ। अगली सुबह उसने रोज की तरह मेरा टिफिन तैयार किया। चल मीनल,
निकलता हूँ मैं। हो दादा टिफिन। मीनल अक्सर मेरे घर से निकलने के कुछ देर बाद निकलती थी और घर की चाबी पड़ोस में रख देती थी। काय ग कशी आहेस? बरी आहे ताई। चंदू काका घर पे नहीं है तो आप ये चाबी रख लेंगे, दादा आके लेके जाएंगे। ठीक है चला येते मी। हाँ हाँ मीनल बोल। चंदू काका घर पे नहीं थे इसलिए मैंने चाबी आशा ताई के पास रख दी है। चल ठीक है मैं ले लूँगा। ओके बाय। और उसके बाद से मीनल का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। मीनल मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती है सर। मीनल की उम्र 23 साल है। जी सर। ड्यूटी कितने बजे ख़त्म होती है उसकी? 7 बजे सर। और कितना भी लेट होती है तो 8:30 बजे तक घर वापस आ ही जाती है। लेकिन आज The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. 9:30 तक वो वापस नहीं आई और उसका फ़ोन भी बंद था सर। कौन से हॉस्पिटल में काम करती है मीनल? DN मेमोरियल हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट है सर। उसके स्टाफ में किसी से बात की आपने? जी सर। जब काफ़ी देर तक मीनल से मेरी बात नहीं हुई तो मैंने उसके कलीग सोनाली को फ़ोन किया सर। सोनाली कब से मीनल का फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ है वो? ऋषभ मैं तो मीनल से आज मिली ही नहीं। वो क्या है ना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने छुट्टी ली थी। हॉस्पिटल में बात हुई तो? नहीं यार, काफ़ी देर से फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन बिजी आ रहा है। हॉस्पिटल चल के देखिए क्या? हाँ चलो चलो। मिनल तो आज काम पर आई नहीं। क्या? हाँ हंगामा मचा हुआ था आज। सुपरवाइजर भी बहुत नाराज थे। एक तो सोनाली भी छुट्टी पर थी और मीनल भी नहीं आई। मीनल का फ़ोन भी बंद था। अरे लेकिन मीनल तो सुबह टाइम पे निकली थी हॉस्पिटल आने के लिए। उसने खुद मुझे फ़ोन करके बताया था। अच्छा लेकिन वो तो यहाँ आई नहीं। कमाल है, कहाँ गई होगी मीनल? ऋषभ सुबह तेरी उससे बात हुई थी, वो ठीक थी ना? उसने मेरा टिफिन तैयार किया और फ़ोन करके भी बोला कि चाबी आशा ताई के घर पे रखी हूँ। और सुबह से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। मेरे ख्याल से हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। तो मीनल कल रात को किसी बात को लेकर परेशान थी? जी सर, पर आज सुबह बिल्कुल ठीक थी। कोई बॉयफ्रेंड है उसका? हो सकता है किसी के साथ चली गई। ऐसा नहीं हो सकता, मीनल तो बहुत ही सीधी सादी लड़की है। देखो इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है। हो सकता है कोई लड़का हो, दूसरी कास्ट का हो, उसे लगा होगा कि फैमिली उस लड़के को एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसलिए उसने ये कदम उठाया। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? हम भाई बहन का रिश्ता बिल्कुल दोस्तों जैसा है। मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो मीनल मुझे ज़रूर बताती। हमें उसकी एक फ़ोटो चाहिए। उसको ढूंढने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अपने तजुर्बे से एक बात बताता हूँ। मीनल की उम्र 23 साल है और कल रात को वो खामोश थी, यानी किसी असमंजस में थी। और सुबह होते ही उसने अपना फैसला लिया और किसी के साथ अपने आप से चली गई। यार ऋषभ, अब हमें चलना चाहिए। कल सुबह मीनल को फिर से ढूंढना शुरू करेंगे। शायद सुबह तक उसका फ़ोन भी ऑन हो जाए। भाई ऋषभ तो फिक्र मत कर, हम हैं तेरे साथ और मीनल पक्का मिल जाएगी। तो आराम कर ले थोड़ी देर।
क्या हुआ आई? ऋषभ, मीनल का है? आई, हुआ क्या? कल शाम से उसे फोन लगा रही हूँ, बंद आ रहा है। कह रही थी कि रात को फोन करेगी, किया ही नहीं। आई, मीनल का फोन गिर गया था रास्ते में कहीं, तो इसलिए बंद आ रहा है। मीनल एकदम ठीक है। आई, मेरी बात तो करवा उससे। आई अभी वो सो गई है, बहुत थकी हुई है ना। बेटा कल वो बहुत उदास लग रही थी, उसकी ऐसी दबी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। सिर्फ वहाँ कोई परेशानी तो नहीं? नहीं आई, मीनल बिल्कुल ठीक है, मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ। अच्छा सुन आई, अभी वो सो रही है, बाद में बात करवाता हूँ। हो गया ना समाधान? हैं? मन बहुत घबरा रहा है, मुझे उसे अपने पास ही रखना चाहिए था। सुनो, उसे यहाँ वापस नहीं बुला सकते? सविता, जब वो छुट्टी पे यहाँ आएगी ना तो मैं खुद उससे बात करूँगा। मत तो साल, हाँ अब ठीक है ना? चल, थक गई होगी, सो जा। चल सो जा, सो जा, चल। मैंने आई से झूठ बोला। मैं नहीं चाहता था कि आई बाबा परेशान हो, लेकिन मीनल गई कहाँ? मीनल पिछली रात उदास क्यों थी? क्या उसे कोई अंदेशा हुआ था कि कुछ गलत होने वाला है? मीनल जिन लड़कों की हरकतों की वजह से परेशान थी, क्या मीनल के मिसिंग होने के पीछे भी उन्हीं का ही हाथ था, या फिर कोई और ही वजह थी जिसने मीनल को अचानक धर दबोचा था? उस रात मीनल के मन में कई जज्बात उमड़ रहे थे जिन्हें उसने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। क्या मीनल के गायब हो जाने के पीछे किसी के चोट खाए हुए जज्बात थे जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था? जज्बात के बिखरे टूटे तारों से जुड़ा यह केस काफी पेचीदा था। मीनल कई दिनों तक गुमशुदा रही और कई अकल्पनीय वारदातों से गुजरने के बाद इस केस का सच सामने आया, जिसे हम दिखाएंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।